तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आज डेट है 18 ऑफ अक्टूबर, डे है फ्राइडे। देखो, आज के पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में हमें कुछ डाटा फैक्ट देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे साथ टैक्स कलेक्शन की बात की जा रही है। अब देखो, यहाँ पे जब एक सीरियस स्टूडेंट इस टॉपिक को देखता है तो उसके दिमाग में तुरंत एक चीज आती है कि यहाँ पे जो भी डाटा फैक्ट दिया है, जहाँ पे बताया गया है कि पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से फॉर सेकेंड ईयर, इस पर्टिकुलर डाटा को क्या मैं कहीं पे कोट कर सकता हूँ या फिर क्या मुझसे किसी भी तरीके से यूपीएससी कोई ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकती है कि इनमें से अलग अलग 4-5 टैक्स के नाम दे दिए और बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे मान लो जीएसटी कलेक्शन दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन दे दिया, इनकम टैक्स कलेक्शन दे दिया, मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के ऐसे 5 टाइप ऑफ टैक्सेस दे दिए जो मेजर होते हैं और बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में कुछ बेसिक फैक्ट्स होने चाहिए, जिसमें मुझे बजट मॉड्यूल याद आना चाहिए, उसमें टैक्स रेवेन्यू याद आना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स याद आना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स के टाइप याद आना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप याद आना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स में जो सबसे मेजर टैक्स जिसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने सब्ज्यूम करे, उसमें जीएसटी वो याद आना चाहिए, और बाकी जो डायरेक्ट टैक्सेस मेजर है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वो हमें याद आना चाहिए। ये तो हो गई वो बेसिक बात जो हर स्टूडेंट को एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए जैसे ही वो टैक्स शब्द को देखता है, राइट। और ये मैंने आपको बताया प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। बट अपने आंसर को और बेहतर बनाने के लिए एक स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि क्यों ना यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है इस ग्राफ को मैं भी ड्रॉ करूं। अगर लेट सपोजिटली कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे टैक्स बॉयंसी पे या टैक्स एक्सपेंडिचर पे, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर मेंस में पूछा गया है इन टर्मिनोलॉजी पे, तो आप ऐसा ग्राफ शोकेस करके आ सकते हो जो आपके आंसर में 4 चांद लगा देगा। ठीक है, ये अभी तक हमने जो बात करी ये वो जनरलाइज्ड बात थी जो आपको इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि मैं इस चीज को पढ़ क्यों रहा हूं, मैं इस चीज से क्या लेके निकलूंगा। वरना तो ये आपके लिए मिक्की माउस जैसी डायग्राम हो जाएगा कि हाँ ऊपर नीचे चल रही है चीजें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो अब वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है इट इज अप एट 57% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर देखें तो डायरेक्ट टैक्स ऊपर चल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स से, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? ये एक और क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जिसने प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने इस चीज के बारे में पढ़ा है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स से, इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है और हाईएस्ट है इन 14 ईयर्स। दैट मीन हमारी इकोनॉमी एक बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। समझ रहे हो? ठीक है, अब कुछ चीजें जो स्टूडेंट देखते ही छोड़ देगा। देखो, जितनी चीजें हमें यह पता होना चाहिए कि पढ़ना है, उनमें से वो चीजें भी हमें पता होना चाहिए जो नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, एक्स्ट्रा टाइम लगाया, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई, ब्रेन में एक्स्ट्रा स्पेस ऐसी चीज को दी जिसकी जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, आप गड्ढे में चले गए। ठीक है, और आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल गया। अब जैसे यहां पे बताया हुआ है कि टोटल डायरेक्ट टैक्स में टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ही होगा, राइट। क्यों होगा बताने की जरूरत तो नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल है कंट्री की, बस बाकी चीजें छोड़ो। ठीक है, अब यहां पे आगे अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ डाटा फैक्ट बताया है। कैसे? जैसे डायरेक्ट टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल टैक्स रेवेन्यू में वो इतना %, वो भी हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि डायरेक्ट टैक्स टू टोटल टैक्स रेवेन्यू कितने % से बढ़ा प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करें तो। ये फैक्ट याद रख सकते हो क्या? जवाब है नहीं। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स टोटल टैक्स रेवेन्यू का कितना डाउन गया, याद रख सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, ये कुछ बातें बताई हैं। फिर देखो यहाँ पे आप आगे चलोगे तो आपको टैक्स बॉयंसी के बारे में बताया गया है। अब पहले तो ये टर्म पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि टैक्स बॉयंसी होता क्या है, वरना क्या ही मतलब निकलेगा कि अगर मैं बताऊं कि जो रेट ऑफ टैक्सेस है उसकी ग्रोथ है इकोनॉमी की नॉमिनल ग्रोथ रेट के हिसाब से इट ग्रू टू 2.12 फ्रॉम 1.18। अब ये मैंने बता तो दिया, मगर एक स्टूडेंट को टैक्स बॉयंसी का ही मतलब नहीं पता है, तो वो क्या करेगा इस डाटा को पता करके? समझ रहे हो? ठीक है, तो ओवरऑल
आप लोगों ने देखा कि कैसे अलग अलग टैक्सेशंस के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर इस चीज से सीखो। यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखोगे तो बहुत से स्टूडेंट को ये लगेगा कि हाँ यार ठीक है, क्या ही पढ़ना है इस डाटा को। नहीं, समझो कि ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसे डाटा फैक्ट्स को, ग्राफ को, बार चार्ट्स को आप भी अपने पेपर में बना के आ सकते हो। यही तो आपको सीखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ईयर दिया हुआ है और एक ही बार को बना के आपको दो तरीके के टैक्सेस को कंपेयर करके बताया हुआ है, जहां पे 57% डायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है, 43% इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा बार बना बना के ये बताया गया है कि देखो पहले डायरेक्ट कितना था आज से 5 साल पहले और इनडायरेक्ट कितना था। ठीक है, फिर जब आप यहां से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा अगर 5 साल से मैं देखूं तो ये 54 से 56 हो गया और ये 45 से 43 हो गया, मतलब ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि इसको पढ़ना सीखना भी अपने आप में कला है, और इसको सीखने के बाद इसको ड्रॉ करना वो भी एक कला है। तो जब तक पढ़ के सीखोगे नहीं तो खुद से बनाओगे कैसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप ऐसी चीजों की प्रैक्टिस करते हो आपको हमेशा ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने ही चाहिए। मैंने आप लोगों को जब पूरा बजट मॉड्यूल पढ़ाया, जहां पे मैंने टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि हर स्टूडेंट खुद से भी पढ़ता है, राइट, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि जितने भी ग्राफ हैं आप उनको खुद से ड्रॉ करोगे। जैसे अभी मैंने आपको रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल के बारे में बताया। आप लोगों को एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस में आता है तो आपको प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम में ये ग्राफ, डिग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ऐसे ग्राफ शोकेस करके आने ही होंगे। तभी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी अपने कॉम्पिटिटर से। ठीक है, ये मेहनत अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तभी जाके आप उस चीज को अचीव कर पाओगे एग्जाम के दिन। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीधे वहां बैठ के ही उस चीज को अचीव कर लूंगा तो आप ख्वाबी पुलाव बना रहे हो। रेस्ट इट्स अप टू यू। ठीक है, खैर, तो एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में फिर जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहां पे जो डाटा फैक्ट है, जैसे डेट टू जीडीपी का कितना परसेंट है, उसका आपको एक ग्राफ बनाना चाहिए कि पहले कितना था 5 साल पहले, अब कितना है, अब कितना है, ऐसे करके। फिर जैसे फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, पहले कितना था, फिर कम होता गया, फिर कोविड आ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो रहा है। ऐसी चीजें आपको बनाते हुए आना चाहिए। और मैंने आपको ये ग्राफ ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं, मतलब वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है। और यही चीज मैं आपको न्यूज़पेपर सेशंस पे बताता रहता हूं। तो देखो, इस चीज को आप लोग जॉट डाउन करो और साथ ही साथ इसको ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, देखो, अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 11.7% का। ठीक है, मैंने आप लोगों को करंट फिगर बताया अभी। ठीक है, बट मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, यहां पे डेट टू जीडीपी है परसेंटेज, इसकी जगह पे जहां आपको खाली ग्राफ भी दिए हुए हैं मैंने बहुत सारे, समझ रहे हो, एक्स एक्सिस पे लिखो टैक्स टू जीडीपी, यहां पे लिखो ईयर एक्स एक्सिस पे, और 5 साल का एक डाटा फैक्ट बना के पूरा ग्राफ बनाओ। अगर आपने बिलीव में ये मेहनत कर ली ना, आपका कोई कॉम्पिटिटर इस मेहनत को नहीं कर रहा है, मतलब बहुत चुनिंदा लोग हैं, तो आप उन चुनिंदा लोगों में से बन जाओगे। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी इतना परसेंट चल रहा है, 5 साल का प्लॉट करो। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो 6.6 और 5.1% है। देखो, अब यहां पे इसी चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। डायरेक्ट इस टू इनडायरेक्ट टैक्स का प्रपोर्शन क्या है, वो है 56 और 43, जो भी आपने अभी पढ़ा आर्टिकल में। उसी चीज से यहां पे डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो का भी फिगर आप लिख सकते थे। ये एक ग्राफ को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको शायद अभी बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं लग रही होगी क्योंकि आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपको टफ भी लग रहा होगा कि यार ये क्या बला है 56, 43, फिर इससे जीडीपी रेशियो से कंपेयर कर देना, ये क्या है, ये कैसे होता है। जब आप इसको शांति से बैठ के समझोगे कि अच्छा जीडीपी से भी कंपेयर किया जाता है हर चीज को, कि अगर जीडीपी इतने लाख करोड़ है तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना वसूल रहे हैं, उसके मुकाबले डायरेक्ट टैक्स कितना वसूल रहे हैं, टैक्स ओवरऑल कितना है। जब आप इन चीजों को लेके बैठोगे तब आपको चीजें अपने आप समझ में आएंगी। अब यहां पे आप देखो,
क्या हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी 6.6, इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी 5.1। बहुत से लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि इन दोनों को ऐड करके टैक्स टू जीडीपी आएगा, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही तो होते हैं। तो ये फैक्ट अगर मुझे याद नहीं है तब भी मैं इन दोनों के थ्रू इस तक पहुंच सकता हूं, समझना लॉजिक को। या फिर उल्टा, अगर मेरे को ये दोनों फैक्ट याद नहीं है तब भी मैं इस फैक्ट से इन दोनों को अंदाजा लगा सकता हूं एग्जाम में बैठ के, तो वो तुक्का नहीं होगा। क्यों, समझो। क्योंकि मुझे पता है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो लगभग 10, 11, 12% चल रहा था, ठीक है, इतना नॉलेज है मुझे बस, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि यार डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी न्यूज में पढ़ा है बहुत बार कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर 10, 11, 12% में मान रहा हूं, कुछ भी फिगर ले लो, तो अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इससे ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स से, तो ये कम से कम अगर 5 है तो वो 4 होगा, अगर वो 6 है तो ये 5 होगा, मतलब चलेगा ऐसे ही कुछ। तो आप अपने आप उस कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि 6 या 7 होगा ये, और ये 5 या 6 होगा। समझ रहे हो? तो सिर्फ इतनी सी बात पता करके भी आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग खोल के पढ़ो बस। जिस दिन दिमाग खोल के पढ़ने लग गए ना, आधे फैक्ट्स तो अपने आप ही याद होने लग जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे स्टेट्स का जो टैक्स है टू जीडीपी रेशियो, वो आपको अंदाजन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अंदाजन कितना पर्सनल टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी। ये है समझने वाली बात कि इनकम टैक्स इन सबसे ज्यादा चल रहा है अभी बड़े लंबे समय से। तो अगर क्वेश्चन आता है तो पर्सनल इनकम टैक्स को मैं सबसे ज्यादा रख दूंगा। ये भी हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी लगभग एक जैसे चलते रहते हैं, लगभग, बार बार हम इस चीज को देखते हैं, इसको ध्यान रखो। तो वहां पे अगर असेंडिंग ऑर्डर का मान लो क्वेश्चन पटक दिया यूपीएससी ने, तो इसके दम पे और इन दो चीजों के दम पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल जाओगे। और बाकी स्टूडेंट्स को लगेगा कि तुक्केबाजी चल रही है, नहीं, ये एक सेंसिबल गेस है, और यही वो यूपीएससी डिमांड करती है। जो स्टूडेंट्स को लगता है वहां पे बैठ के कि ये तुक्केबाजी का पेपर चल रहा है, जिसने जो लगा दिया वो ठीक है, नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना स्टार्टिंग से, तो आप ये चीज समझोगे। खैर, तो इस तरीके से आपको इस आर्टिकल का यूज लेना था, ठीक है। इसके बाद में अगर आप एक और आर्टिकल देखोगे इसके नीचे, तो देखो ये बात कर रहा है एक्सेसिव प्राइसिंग के बारे में, ठीक है। ऐसी खबरों में आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेनी चाहिए। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 एनबीएफसी जो है उनको लोन देने से बाहर कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट के दिमाग में जो आना चाहिए वो ये है कि भैया ये जो बैंक्स होती हैं और ये जो एनबीएफसी होती हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है। और सिर्फ पता होना जरूरी नहीं है, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएट करते हुए आना चाहिए, जो कि मेरा हर स्टूडेंट जानता है, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। उसके बाद में जब आप इस खबर को पढ़ोगे तो यहां पे कुछ और भी बेसिक टर्म्स यूज हुई हैं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को कॉल मनी रेट, वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट क्या होता है, इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होता है, इनके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आप यूपीएससी अटेम्प्ट करने जा रहे हो एंड यू वांट टू बी इन द लिस्ट ऑफ द टॉपर्स, आपको ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट को कंपेयर कर दूं लिबॉर और मिबॉर से, जिसमें से एक खत्म हो चुका है, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, अच्छा है लिबॉर खत्म होने वाली बात कर रहा है, मिबॉर अब चलेगा। मिबॉर को लंदन वाले से अटैच किया है, और ये वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट जो कॉल मनी रेट हमारे देश में होता है, ये उससे कंपेयर करने की बात कर रहा है, ठीक है, एक चीज। फिर अब जैसे यहां पे इन्होंने की टर्म का यूज किया है, वो कौन सी की टर्म है, वो है मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स, मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स। इस की टर्म को याद रख लो बस, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्शन लिया गया है एनबीएफसी पे, ये उनके मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स को लेकर लिया गया है। जो उनका लेन देन चल रहा है, लोन दे रहे हैं, जिस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। बस इतनी बेसिक बेसिक बातें डेली जब आप न्यूज़पेपर में चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो कोशिश करा करो कि ये चीज़ें आपके जहन में चलती रहें, ठीक है। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जब आप इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन को डेली बेसिस पे करंट से कंपेयर करके पढ़ते रहते हो ना, तो वो चीज आपके वेन्स में चलने लग जाती है। फिर वो चीज आपको एक टफ टास्क नहीं लगता है कि यार इकोनॉमी कितनी बड़ी हेडेक है ना। अभी जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीजें कंपेयर करके इन दोनों टॉपिक्स में बताई, तो आप लोगों ने अगर स्टैटिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो चीज फील हो रही होगी, ठीक है। तो जिसने भी इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को रिसेंटली एनरोल किया है, मैं एक और होमवर्क देना चाहूंगा, और वो रहेगा
बैंक्स और नॉन बैंक्स के डिफरेंशिएशन को रिवाइज करना। ठीक है, अच्छा मैं एक बार ऊपर से भी आपको लेके चलता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने ये डिफरेंशिएशन पढ़ा है टाइप्स ऑफ बैंक, जहाँ पे बैंक्स और नॉन बैंक्स के बारे में पढ़ा है। इसी नॉन बैंक में हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डेट इज एनबीएफसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब जब हम लोग नॉन बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो सब भी पढ़ी हैं। इसके नीचे बैंक और एनबीएफसी में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, आपको याद होगा। तो जैसे डिमांड डिपॉजिट कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, हु कैन इशू अ चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, बैंक करेगी एनबीएफसी नहीं करेगी, इस वाले पूरे चार्ट को आज आप लोग रिवाइज करोगे। ठीक है, प्लस जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, आई होप सो, वैसे तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने कर लिया है, जिसने नहीं किया है, डज बेसल नॉर्म्स अप्लाई ऑन एनबीएफसी, क्या बेसल नॉर्म एनबीएफसी अप्लाई होते हैं, क्या एनबीएफसी क्लाइंट का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, दोनों का बताना, एनबीएफसी और बैंक का, सेंट्रल बैंक मान लो कुछ भी। ठीक है, एनबीएफसी के पास सार्फेजी पावर होती है जो हमने एनपीए में पढ़ी है। हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्वेश्चंस क्यों फ्रेम किए, राइट? वो इसलिए किए हैं क्योंकि यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार ऐसे ऑप्शंस बनाता है कि बेसल नॉर्म को कंपेयर कर देता है एनबीएफसी से, उस पर अप्लाई होते हैं क्या। वो आपको सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को कंपेयर कर देता है, एनबीएफसी पे अप्लाई होते हैं क्या। वो आपको कंपेयर कर देता है कि जो पैसा एनबीएफसी के पास है क्या वो क्लाइंट का मनी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है क्या। ऐसे घुमा फिरा के चीज़ों को पूछने की कोशिश करता है। वो इतने सिंपल टर्म्स में चीज़ों को नहीं पूछता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तो ये मान के चलो कि आपका जो टॉपिक है वो प्रिपेयर हो चुका है। नहीं तो इनको सर्च करो इस चीज को बेसिक को पढ़ने के बाद में। ठीक है, मैंने आपको हर चीज बहुत इलेबोरेटली चीजों को समझाया है, चीजों को समझने का तरीका भी बताया है। बस उन लेक्चर्स को कोर्स में जाके ध्यान से देखो, यू विल फील क्वाइट कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगर नेक्स्ट टॉपिक देखोगे जो बात कर रहा है एक्सेप्शन टू मराइटल रेप के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये डील कर रहा है मराइटल रेप एक्सेप्शन के बारे में, और बोल रहा है कि एक कॉलोनियल रेलिक है विच इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर। ठीक है, जहां पे इस डॉक्ट्राइन का मतलब होता है इट सीवियरली कर्टेल्ड अ मैरिड वुमेन्स लीगल ऑटोनॉमी। मतलब कि अगर उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है तो उसकी लीगल ऑटोनॉमी वो वुमेन खो चुकी है, क्योंकि उसने एक तरीके का शादी के बाद लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है जिससे उसकी शादी हुई है। ठीक है, अब देखो ये जो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक स्टूडेंट को किस तरीके से इस आर्टिकल को परसीव करना चाहिए कि मैं क्यों मराइटल रेप के टॉपिक को पढ़ रहा हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट को यह सोचना चाहिए कि क्योंकि ये एक सोशल इशू है, राइट, इसीलिए मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उस स्टूडेंट को यह सोचना चाहिए कि लेट सपोजेडली आई एम अ यूपीएससी एग्जामिनर, मैं इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करूंगा। क्या मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि मराइटल रेप के बारे में लिखो, या मराइटल रेप हमारे लीगल सिस्टम में उसको जगह मिलनी चाहिए या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जवाब है नहीं, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। स्पेसिफिक पूछ सकती है बट बहुत कम चांसेस रहते हैं। बट अगर यूपीएससी को ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है तो वो ऐसे टॉपिक को बहुत ब्रॉडर टर्म्स में लेके चली जाती है। जैसे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, उसको वो कंपेयर करेगी मराइटल रेप से। समझ रहे हो कि अगर मराइटल रेप जैसे लॉज हमारे देश में जगह पाते हैं तो क्या ये हमारे देश में मैरिज जो कि एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है उसको ये खत्म करेगा क्या। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बड़े लेवल पे मैरिज, या वो ये पूछेगा कि एक ऐसे सेक्रेड इंस्टीट्यूशन दैट इज मैरिज, उसका ऐसे कानूनों पे क्या, या ऐसे कानूनों से क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो आपसे इनके सोशल इश्यूज, इनके इकोनॉमिक इश्यूज, इनके पॉलिटिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, इस पे क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम नहीं करता है, पहली चीज, अगर हम पीवाईक्यूज को देख के चीजों को समझते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इस आर्टिकल से लेके क्या निकल सकते हैं। वो हमें हेडिंग से ही समझ में आ जाएगा। पहला कि जो लीगल प्रोविजन है व्हाई इट इज अंडर चैलेंज, पहला। फिर what rights does it infringe upon and what are the contentions advanced by the stakeholder। फिर doctrine of coverture। अब देखो
जब मैं बार बार आपको डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर चिल्ला रहा हूं, तो एक स्टूडेंट को तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो डॉक्ट्राइन है, इस पे भी तो एक क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, जहां पे अगर सिर्फ उसे ये पता होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर का मतलब है जहां पे एक मैरिड वुमेन की जो लीगल ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाती है, बस इस पूरी डॉक्ट्राइन को पता करने से भी वो कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बट कब? जब उसने इस चीज को इस तरीके से पहले सोचा हो, न कि सीधे कूद गए मराइटल रे पढ़ लो पहले, चंद्रचूड ने क्या करा ये वो नहीं। ठीक है, पहले सोचो कि क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। टू बी वेरी फ्रैंक विद ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों के सामने इस चीज को पहली बार ही पढ़ूंगा, ताकि आप ये चीज समझ पाओ कि किसी भी चीज को कैसे पढ़ना है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं स्टंट ही आपके सामने की पहली बार ही पढ़ के देखते हैं साथ में, क्योंकि इस आर्टिकल में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो हमें पहले से पता है कि इसमें वही चीज लिखी होगी। याद करो, मैंने आप लोगों के सामने एक यूट्यूब शॉर्ट डिस्कस किया था जहां पे मराइटल रेप मैंने आपको बताया था। उस 1 मिनट के शॉर्ट में मैंने जितने भी पॉइंट बोले थे उससे बाहर यहां पे एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, शब्द अलग अलग लिखे होंगे बट कंटेक्स्ट वही होगा। क्या? कि मराइटल रेप, जिसको बहुत सारे देशों ने अपने कानूनों में इंक्लूड किया है, जहां पे लीगल ऑटोनॉमी का हक दिया है वुमेन को, हमारे लीगल सिस्टम में उसको जगह क्यों नहीं मिल रही है। यहां पे कंपेयर किया गया होगा राइट ऑफ वुमेन, जिसमें फंडामेंटल राइट भी इंक्लूड होगा बहुत सारे। तो जब उसका एक राइट है तो वो उसको क्यों नहीं मिल रहा है, राइट? और क्या ये जो कॉलोनियल रेलिक है, क्या ये आज भी उतना रेलिवेंट है हमारे समाज के लिए? और क्या ये जो सोशल इशू के बेस पे हमारी गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है कि फैमिली हमारे देश में एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, ये उसे बर्बाद करेगा, क्या ऐसा होगा? ये चीजों पे हमने उस 1 मिनट में बात की थी बस, और वही चीजें यहां पे भी डिस्कस की जाएंगी। जैसे अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है वो, कि आईपीसी और ये जो अभी करंटली भारतीय न्याय संहिता आई है उसके कुछ सेक्शन में बात चल रही है। ठीक है, जहां पे इन दोनों ही सिस्टम में लीगल इम्यूनिटी थी टू इंडियन हस्बैंड्स बाय स्टिपुलेटिंग दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज वाइफ प्रोवाइडेड शी इज नॉट अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। मतलब दोनों ही आईपीसी की धाराएं जो पहले थी और जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें यह बताया गया है कि इंडियन हस्बैंड अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विथ हिज वाइफ जो कि 18 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा है, बालिग और नाबालिग वाला फैक्टर आ गया है ना, क्योंकि इससे नीचे तो हर कंसेंट के द्वारा किए गए इंटरकोर्स को भी रेप माना जाता है। कहां पढ़ा है हमने? तुरंत एक स्टूडेंट को याद आएगा कि ये पॉक्सो की बात कर रहा है हमसे। ठीक है, वही बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे ये चीज बताइए। ठीक है, फिर अगर कोई भी आंसर को एक स्टूडेंट लिखता है तो उसे स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है। मैंने आपको उस 1 मिनट के वीडियो में कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिए थे। खैर, यहां पे ही बताया, यहां पे बताया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि कंडक्ट किया गया था, फालतू चीज कब किया गया था हमको पता है ऑलरेडी, उसमें बताया है कि रियली 1/3 ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड। सोचो कितना अच्छा डाटा है। मतलब है बात बुरी, मगर डाटा कितना अच्छा है जो एग्जाम में यूज कर सकते हो आप। क्यों? अब देखो, अगर वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है उसमें फंसा सकते हो, सोशल इशू में जेंडर इक्वलिटी पे क्वेश्चन है उसमें डाल सकते हो, मल्टीपल जगह आप इस फैक्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की देखें तो वो बताते हैं कि 3/4 ऑफ ऑल सेक्सुअल असल्ट्स ट्रांसपायर विद इन इंटीमेट सेटिंग्स। लीस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इससे हमारा काम चल जाएगा, है ना। जितना जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ेंगे, मगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। अब इस एक्सेप्शन का जेनेसिस क्या है, मतलब ये जो मेन को माफी दी गई है कि आप जो करना है करो, ये कहां से ओरिजिन हो रहा है? तो ये ओरिजिन हो रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर से। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर क्या बोलता है? ये डॉक्ट्राइन अज्यूम करता है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अब एक एंटिटी है आफ्टर मैरिज, दैट इज द वेरी बीइंग और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द वुमेन इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मैरिज और
एटलीस्ट इनकॉर्पोरेटेड एंड कंसोलिडेटेड इनटू डेट ऑफ हस्बैंड, मतलब कि एक वुमेन की जो एक इंडिविजुअलिटी है उसी को खत्म कर दिया जाता है मैरिज के बाद, कि तुम हो ही कौन। वो एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब भी है ना कि दो जान एक शरीर, ये वैसी वाली बात है। ठीक है, फिर कुछ फर्जी बातें बताई हुई हैं, कोई ऑथर वॉथर के बारे में उसने क्या बोला, ये हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक है, फिर यहां पे बताया गया है कि क्या चैलेंजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने कुछ 7 कंडीशंस के बारे में बात की है, अंडर विच सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डीम्ड रेप। ठीक है, इससे भी हमको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें सेक्शन बताया आईपीसी का विच डिलिनेट्स 7 कंडीशंस अंडर विच सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डीम्ड रेप, सच एज व्हेन इट अकर्स विदाउट द वुमेन्स कंसेंट और व्हेन कंसेंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू कोercion. Those convicted are punished with a prison which can be extended to a life sentence along with a possible fine. However, the provisions to two exception. The first exception pertains to medical procedure. As per the second exemption, sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife do not constitute rape. कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें पूरी बात यह कही गई है कि आईपीसी के अंतर्गत सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कब कहा जाएगा उसकी कंडीशंस बताई गई हैं। मगर ये जो हम मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं, अगर वुमेन जो कि उसकी वाइफ है उसके साथ किया जा रहा है तो ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। समझ रहे हो, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसलिए हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो कौन सी चीज को पकड़ना है मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है कि हमारे देश के बहुत से ऐसे कानून हैं जहां पे ये सिविल रेमेडीज इस मैरिटल रेप के लिए अवेलेबल ऑलरेडी है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब आप मैरिटल रेप का केस नहीं कर सकते मगर मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, मतलब वुमेन बोल सकती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यूज करके वो प्रोटेक्शन ले सकती है। बट दे आर इन लिमिटेड इन नेचर, है ना। अब जैसे ये तो ऐसी बात हो गई कि किसी ने मुझे चाकू मारा और मुझसे बोला जा रहा है कि डंडा मारने की सजा के प्रावधान तो है ना हमारे लीगल प्रोविजन में, चाकू मारने के नहीं तो क्या हुआ। अरे मगर चाकू से ज्यादा दर्द होता है, डंडे से कम होता है, समझ रहे हो। तो ये वैसी वाली बात है। बट दे आर लिमिटेड टू प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, जुडिशियल सेपरेशन एंड मॉनिटरी कंपेंसेशन। ठीक है, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर, जुडिशियल सेपरेशन और मॉनिटरी कंपेंसेशन उतने नहीं है जितने होना चाहिए अगर वो मैरिटल रेप के अंदर कंसिडर किया जाता है, तो ये बोल रहा है वो। तो ये जो एक्सेप्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वायलेट कर रहा है होस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट को। देखो आगे फंडामेंटल राइट, अब वापस से कौन सा फंडामेंटल राइट आना चाहिए था सबसे पहले, वही आया है। ये कॉमन सेंस है क्योंकि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देता है टू ऑल पर्संस। तो इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अगर 18 ईयर से कम के साथ कंसेंट लेके भी सेक्स कर रहे हो तो वो रेप कहलाएगा, और अगर 18 ईयर से ऊपर है तो उसकी कंसेंट है तो वो रेप नहीं कहलाएगा। साथ ही ऐसा क्यों है कि अगर किसी से शादी नहीं हुई है और किसी से शादी हुई है तो उसमें डिफरेंशिएट क्यों किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये आर्टिकल 14 का ग्रॉस वायलेशन है विच गारंटीज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल पर्सन। ये चीज आपको सोचते आना चाहिए, ये कोई आर्टिकल नहीं बताएगा। ठीक है, और यही चीज देखो वो यहां पे बोल रहा है कि जो नॉन कंसेंशुअल सेक्स है अनमैरिड वुमेन और मैरिड वुमेन के बीच में वर्सेस इन दोनों को विभाजित कर दिया है। अच्छा ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी को ब्रीच कर रहा है या ऑफेंड कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी मतलब अनमैरिड वुमेन और मैरिड वुमेन को आप एक तर्ज पे देखो। ठीक है, एंड क्योंकि वो एक तर्ज पे नहीं देख रहा एंड सो इट हैज फेल्ड to address systemic barriers to ensure that all women regardless of their marital status, मतलब marital status को बिना देखे they should receive equal protection against sexual violence, वो ये बोल रहा है। ठीक है, साथ ही अब क्योंकि मैरिड वुमेन और नॉन मैरिड वुमेन को आप अलग तरीके से देख रहे हो तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, एंड सो दिस MRE is also violating Article 15 which is right against discrimination. So MRE violates their right to non-discrimination. ठीक है, तो बस अगर इतना आपने पढ़ लिया
उसके बाद बड़ी बेसिक सी बातें लिखी हैं कि इट्स हर बॉडी, इट्स हर चॉइस, वो कैसे से यूज़ करना चाहती है, तो ये वुमेन के राइट्स हैं, उसकी बॉडी उसका राइट, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉक्सो एक्ट से इसको कंपेयर किया है, जो कि ऑफकोर्स होना ही चाहिए था, है ना। फिर यहाँ पे सरकार का स्टैंड बताया हुआ है, जो कि ये बोलती है कि एक वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये सामाजिक इशू है, सोशल इशू है, तो समाज से इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो टॉप कोर्ट है, क्या उसे स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए इस मराइटल रेप एक्सेप्शन को, और क्या एक नया ऑफेंस क्रिएट किया जाना चाहिए। इस पे कई लोग बोलते हैं हाँ, कई लोग बोलते हैं ना, बट इस चीज का इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए नहीं है ना। कितने पॉइंट्स लिखोगे वहां पे अलग अलग चीजों के लिए, नहीं कर सकते। तो ओवरऑल हमको समझ में क्या आया इस पूरी चीज को पढ़ के? इस पूरी चीज को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक या मैरिज इन इंस्टीट्यूशन, तो हम वहां पे जिन चीजों को यूज करेंगे वो टेक्निकल चीजें होंगी। जैसे हम वहां पे फंडामेंटल राइट्स का यूज करेंगे, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, कैसे ये मैरिड वुमेन नॉन मैरिड वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कैसे इक्वलिटी को ब्रीच कर रहा है, कैसे उसके बॉडीली राइट्स, दैट इज राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी और राइट टू प्राइवेसी को मेंशन कर रहा है, समझ लो। हम यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कोवर्चर के बारे में लिखेंगे, हम यहाँ पे डाटा सेट के बारे में लिखेंगे जो हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में पढ़ा, क्लियर। हम यहाँ पे जो सिंगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कॉलोनियल रेलिक है, उसके बारे में लिखेंगे। इतने पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए और स्टेक होल्डर्स को वहां पे मैप आउट कर दिया कि एक स्टेक होल्डर सरकार है जिसको कानून बनाने का अधिकार है, एक स्टेक होल्डर जुडिशरी है जिसको इंटरप्रिट कर रही है, एक स्टेक होल्डर वुमेन है, एक स्टेक होल्डर मैन है, एक स्टेक होल्डर सोसाइटी है। इन सबके पर्सपेक्टिव अगर आपने वहां एरो बना के इस तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को वहां मेंशन कर दिया, तो इसके ऊपर दुनिया की कोई ताकत आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बता सकती, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था ऑन द मराइटल रेप। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे HD माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिज़ाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर डेली बेसिस पे। ये जो HD माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा www.buddhiacademy.budhiacademy
ACADEMY academy.in पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहाँ पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। और इसके बाद में जिस टॉपिक पे आज कम से कम आई थिंक 7-8 आर्टिकल आए, वो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज वैलिड लॉ। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको इंडियन एक्सप्रेस ने भी बहुत इलेबोरेटली कवर किया गया है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एन इंक्लूसिव बिगनिंग। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4 इश्यूज इन असम वर्डिक्ट, जो कि असम अकॉर्ड से कंपेयर किया गया है। ठीक है, देखो वैसे तो इस टॉपिक में कहानी किस्से बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि अगर मैं आपको सारी चीजें, राजीव गांधी जी ने क्या डिसीजन लिए, उस समय कैसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हमारे यहाँ पे इमिग्रेंट्स आए, कैसे असम की डेमोग्राफी को चेंज किया गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे इंटरप्रीट किया है अलग अलग आर्टिकल्स के बेसिस पे, जैसे हमारे कल्चर को सेव करना, जैसे आर्टिकल 29 एक्सेट्रा। और बहुत सारे प्रिंसिपल्स का भी डिस्कशन यहाँ पे किया गया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का, है ना, आर्टिकल 355, मतलब कि इमरजेंसी वाले प्रोविजंस भी उठा लिए गए हैं, फॉरेनर्स किनको बोलेंगे, इलेक्टोरल रोल से हटाया क्यों नहीं गया। बहुत अलग अलग व्यू पॉइंट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस के द्वारा दिए गए। ठीक है, बट अगेन ये चीज हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। जब मैं इस पूरे इशू को पढ़ रहा था, राइट, जैसे मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, मैंने इंडियन एक्सप्रेस के इस पूरे एनालिसिस किए गए आर्टिकल को पढ़ा, तो उसमें मुझे कुछ बेसिक बातें समझ में आई, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ऑफ कोर्स इसका जो स्टैटिक पोर्शन है सिटीजनशिप, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बन जाता है। बट क्या जिस लेवल पे एनालिसिस अब न्यूज़पेपर करेंगे अगले 6 से 7 दिन, क्या हमें इतना ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आई मीन टू से 3 से 4 घंटे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने इंटरप्रिटेशंस किए हैं, क्यों 4 जजेस ने इसका सपोर्ट किया, क्यों एक जजेस ने इसका अपोज किया, अपोज करने वाले जज ने क्या कहा, वो यूपीएससी नहीं पूछेगा। इस चीज को समझो आप पहले। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें से क्वेश्चन वो पिक कैसे करेगा, तो मुझे समझ में आया कि वहां पे वो जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ टेम्पोरल अनरीजनेबलनेस, इस चीज को पूछेगा किसी दूसरी तरीके से। वो यहां पे पूछेगा कि ये जो प्लूरलिस्ट इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 29 का, वो इस सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट से जुडिशरी ने कैसे करा। वो यहां पे पूछेगा राइट टू कल्चर, दैट इज आर्टिकल 29 को इस सिटीजनशिप एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से कंपेयर करके। वो पूछेगा राइट टू वोट और सिटीजनशिप पे क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी पूछ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। क्या आप वो थॉट प्रोसेस समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि आपको ये जो चीज है वो पढ़नी कैसे। जैसे असम अकॉर्ड की जो डेट है वो किस टाइम पीरियड में आया, आपको वो चीजें पढ़नी है, रादर देन की इंटरप्रिटेशंस क्या क्या दिए गए हैं जजेस के द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि ये इशू अभी अभी आया है, मुझे इसमें डिल डाउन करने दो। मैं सिर्फ आपको वही चीजें इसमें से क्रक्स निकाल के 8-10 आर्टिकल पढ़ के दूंगा, माइट भी पॉसिबल ज्यादा पढ़ना पड़े, बट सिर्फ वही चीजें दूंगा जो स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए जरूरी है। कोई कहानी नहीं, कोई किस्से नहीं। तो आज के सेशन के लिए मेरी तरफ से इतना ही। होप यू लाइक दिस। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।